Hello students, so we are doing interference of light, and in the previous lecture we have studied about the Young's double slit experiment. हमने Young's double slit experiment पढ़ा था, in which we saw that alternative bright and dark bands are produced due to interference of light. यही पढ़ा था हमने कि हमारे पास alternate bright और dark bands बनते हैं Young's double slit experiment में. क्यों बनते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से. और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टू कोहेरेंट सोर्स. और कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं होते तो हम एक सिंगल सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं. इतना पढ़ा था हमने. यही पढ़ा था कि हमारे पास सपोज एक सोर्स है S. ये सोर्स क्या करेगा? यहाँ से अगर हम वेव फ्रंट बनाए तो क्या बनेगा? अल्टरनेटिवली क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे. यही पढ़ा था हमने. क्रेस्ट बना, फिर ट्रफ बना, फिर ये क्रेस्ट बना, फिर ट्रफ. ऐसे अल्टरनेटिवली क्रेस्ट और ट्रफ बने थे. फिर ये लाइट इस सोर्स पे भी गई, यहाँ भी, यहाँ से फिर अल्टरनेटिव क्रेस्ट और ट्रफ निकले और हमारे पास यहाँ ब्राइट और डार्क बैंड्स फॉर्म हुए. यही पढ़ा था. आज हमने वो जो ब्राइट और डार्क बैंड्स फॉर्म होते हैं, आज हमने उसकी विड्थ पढ़नी है. जो फ्रिंज बना, मैंने बताया था, जो बैंड बना उसको हम फ्रिंज भी बोलते हैं. ठीक, जो बैंड बना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ये फ्रिंज भी बोलते हैं. ठीक, जो बैंड्स बने, ठीक है, उन फ्रिंजेस की हमें विड्थ बतानी है कि वो कितने ब्रॉड होंगे, उसकी विड्थ कितनी होगी. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हेन आई से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो 100% एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा. क्लियर? तो एक सोर्स है, यहां से दो कोहेरेंट सोर्स. इतनी बात क्लियर? अब ये जो दो कोहेरेंट सोर्स हैं, इन दोनों से हम दो रेज निकालते हैं. वेव फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी है, पर्टिकुलर डेरिवेशन. यहां से मेरे पास एक लाइट निकली. अब यहां से भी हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी. ठीक है, तो मैं किसी एक पॉइंट पे, यहां सपोज इस पॉइंट, ये P पॉइंट है. ठीक, इस पॉइंट पे मुझे देखना है कि ब्राइट बैंड बना, डार्क बैंड बना. क्लियर? ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, यहाँ की इंटेंसिटी क्या होगी. अगर ब्राइट बैंड बनेगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, अगर डार्क बैंड बनेगा तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी. क्लियर? तो इस पॉइंट पे देखना है कितनी इंटेंसिटी होगी. इस पॉइंट P पे कितनी इंटेंसिटी होगी, ब्राइट बनेगा या डार्क, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है. जिन्होंने नहीं उसको देखा, लास्ट लेक्चर को देखो, उसमें मैंने बताया कि ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे, इन दोनों वेव्स के पाथ डिफरेंस पे. मतलब सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B. क्लियर? A से P तक लाइट गई या B से P तक लाइट गई. ठीक, या मतलब S1 से P तक, अगर हम AB भी मत लें, S1 से P तक लाइट गई या S2 से P तक लाइट गई. अब ये देखो, यहां से यहां तक अगर मैं यहां परपेंडिकुलर डालूंगी, ये दोनों तो यहां से यहां तक तो सेम है. फर्क कितना है? इतना. ये पहले स्टार्ट होगी, यहां से बाद में लाइट गई, तो ये इतना डिस्टेंस में इसका डिफरेंस है ना. यहां से S1 और S2 के सोर्स में इतना डिफरेंस है, इसके आगे तो दोनों सेम है, इतना डिफरेंस है. ये क्या होता है? यही पाथ डिफरेंस होता है. ठीक है, तो इन दोनों के पाथ में जो डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा. अगर वो पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल है, n इंटू लैम्डा, n इंटू वेवलेंथ, जो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है. सपोज यहाँ मैंने मोनोक्रोमैटिक सोर्स रखा है, सिंगल लैम्डा वेवलेंथ की लाइट. ठीक है, एक ही वेवलेंथ की लाइट होगी तभी हमारे को क्लियरली ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखेंगे. ठीक है, अगर यहाँ व्हाइट लाइट होगी तो यहाँ पर हमारे को यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखेगी. अभी बताऊंगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि व्हाइट लाइट होगी तो क्या होगा. जनरली वो भी क्वेश्चन पूछते हैं. तो इन दोनों के पाथ डिफरेंस की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम बनेगा या मिनिमा, उसकी बात करेंगे. क्लियर? अब ये एक यहां स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, एक यहां स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच में जो मेरे पास डिस्टेंस है वो क्या है? D डिस्टेंस है. ठीक है, दोनों स्लिट के बीच में. बहुत छोटी स्लिट लेंगे इसमें, तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस. ठीक, सपोज ये मेरे पास सेंटर है इसका, ये C पॉइंट पे, मतलब इस सेंटर से इधर ऊपर D/2 और इस सेंटर से इधर नीचे D/2. इतनी चीज क्लियर है? ये D डिस्टेंस है तो ये D/2, ये D/2, ये सेंटर है. ठीक,
ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे हम फ्रिंजेस देख रहे हैं, इतनी चीज क्लियर। ये सोर्स में, इन सोर्सेज में और इस स्क्रीन में, इसके बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी, और याद रखना दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी। क्लियर। तो मुझे यहां पर पॉइंट पी पे इंटरफेरेंस देखना है कितना है। फॉर, इसमें यहां इसका प्रूफ करते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। फॉर ऑब्टेनिंग interference at point P to be constructive or destructive, we find out path difference। दोनों जो वेव्स जा रही है उन दोनों में हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। क्लियर। पाथ डिफरेंस निकालना मतलब S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, ये क्या हो गया मेरे पास पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिनोशन है, मैंने आपको इस डेल्टा से डिनोट कराया था, लास्ट वीडियो मैंने बताया था पाथ डिफरेंस डेल्टा से, नॉट फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, रिमेंबर। ठीक। तो मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सपोज ये जो पॉइंट P है ये सेंटर से x डिस्टेंस पे है। क्लियर। सेंटर से x डिस्टेंस पे, मतलब यहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क, मैं बताऊंगा कि सेंटर से वो कितनी दूर है x डिस्टेंस पे। ठीक। तो मैं यहां से S1P निकालता हूं पहले। S1P निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, S1P स्क्वायर क्या होगा, यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल, इसको यहां भी डिनोट कर दो, इसको पॉइंट E दे दो, यहां पॉइंट F दे दो। क्लियर। इन ट्राइंगल S1EP राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, S1P स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, S1E स्क्वायर प्लस EP स्क्वायर। क्लियर। यही होगा ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। व्हाट इज माय S1P स्क्वायर, माय S1P स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, एंड व्हाट इज S1E स्क्वायर, S1E स्क्वायर क्या है, D स्क्वायर, और EP ये क्या है, EP ये पूरा x है, ये D/2 है, तो कितना हो जाएगा x माइनस D/2 और उसका स्क्वायर। क्लियर है ना, ये x है, ये इतना D/2 है, सेंटर से इस स्लिट का डिस्टेंस, टोटल स्लिट टू स्लिट डिस्टेंस D है, तो हाफ D/2 और यहां भी हाफ D/2, इतना आ गया S1P स्क्वायर। मैं यहां से S1P निकालूंगा तो S1P कितना आएगा मेरे पास, D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 स्क्वायर और इसके ऊपर 1/2 अंडर रूट। क्लियर। यहां से D स्क्वायर कॉमन लूंगा, D स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1, यहां D स्क्वायर कॉमन लूंगा, अंडर रूट है तो बाहर क्या आएगा, D बाहर आ जाएगा, D स्क्वायर कॉमन लूंगा तो हाफ है ना यहाँ पर अंडर रूट में, तो D बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा x माइनस D/2 स्क्वायर बाय D स्क्वायर हाफ, ये बचा। अब मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया क्लास 11th में, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बताया, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बताया मैंने, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस nx प्लस आगे सो ऑन, बट इफ दिस x इज लेस देन 1, मतलब यहां देखो आप D/2, इस D से ये D स्मॉल है, ये सोर्स पास है, बहुत पास नहीं है, बस इतनी पास है कि ये D क्या है, D से स्मॉल है, दैट मींस ये वाली टर्म जो है ये 1 से छोटी है, ये 1 से छोटी है, तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं हम, 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। क्लियर। तो 1 प्लस nx तो क्या हो जाएगा, 1 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस nx लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा S1P, मेरे पास क्या आ गया D, 1 प्लस हाफ आगे आ जाएगा, n क्या है हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, और ये क्या बचेगा x माइनस D/2
स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। क्लियर, हाफ आगे आ गया x माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। क्लियर, S1b की मेरे पास वैल्यू आ गई है। ठीक, ऐसे ही हमें सेम किसकी वैल्यू निकालनी है, S2p की वैल्यू निकालनी है सेम। मैं इसको रब करता हूं, मेरे पास S1p की वैल्यू आ गई। ठीक, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, S2p। बहुत सिंपल है, S2p की वैल्यू निकालनी। इन ट्राइंगल S2p वाला ट्राइंगल कौन सा है, S2p और F। सो S2FP ट्राइंगल में S2p स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, S2p स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो सिंपल सीधा लिखूं तो डी स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू स्क्वायर। एम आई राइट, दिस इज x, दिस इज डी बाई टू, सो डी स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा x प्लस डी बाई टू स्क्वायर। ठीक, सेम डी स्क्वायर कॉमन लूंगा और यहां से S2p निकालूंगा, डी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर d आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर और इसका हाफ। फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या आएगा, 1 प्लस nx, यही हुआ ना। आगे क्यों आएगा, क्योंकि आगे एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, यहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म आएगी और वो और भी ज्यादा छोटी होंगी, तो बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस nx की वैल्यू आ गई। क्लियर, ये हाफ पूरे के साथ है, यहां भी ये हाफ पूरे के साथ। क्लियर, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास S2p आ गया और S1p आ गया। ठीक है ना, क्लियर है सबको, मेरे पास क्या आ गया, S2p और S1p। मुझे क्या करना था, पाथ डिफरेंस निकालना था, S2p माइनस S1p। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा S2p माइनस S1p, तो कितना पाथ डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास, S2p की वैल्यू डालूंगा, S2p की क्या वैल्यू है मेरे पास, d, यहां भी d, ये तो दोनों कॉमन है, तो अंदर वाली वैल्यू लिखता हूं, 1 प्लस हाफ x प्लस डी बाई टू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस ये d तो कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया। क्लियर, 1 माइनस 1 बाई टू, इसको यहां से मैं रब करता हूं, आपको डायग्राम समझ आ गया, x माइनस डी बाई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। क्लियर, इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद आगे सोल्व करेंगे, 2d स्क्वायर को कॉमन लेता हूं और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, d बाई 2d स्क्वायर, 2d स्क्वायर कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, 2d स्क्वायर कॉमन, 2d स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर x प्लस डी बाई टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू स्क्वायर। क्लियर, मैंने क्या किया, 2d स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर। क्लियर, तो यहां से एक d से d कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बाई 2d, इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही बचेगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। इतनी चीज क्लियर है। अब ये देखो, ये माइनस साइन है, इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, दैट मींस फर्स्ट टू टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको रब करके यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट टू टर्म्स मेरे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। बहुत सिंपल है, मैंने S2p S1p निकाला और दोनों को बाइनोमियल d स्क्वायर कॉमन लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन किया और सबट्रैक्ट कर दिया, d स्क्वायर बाय 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स डी, ये बचा, ये मेरे पास कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया, 1 प्लस 2d और उसमें 2x d, 2 से 2 भी कैंसिल, देन व्हाट आई गॉट, x d बाय d। तो मेरे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई, x d बाय d, ये वैल्यू आ गई पाथ डिफरेंस ही। तो मैंने यहाँ पाथ, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकाल दिया, मेरे पास आ गया x स्मॉल d बाय कैपिटल D। और यही तीन चीज ही पता है मेरे को, मुझे सेंटर से इसका पॉइंट का डिस्टेंस पता है, मुझे स्क्रीन से इन सोर्सेज का डिस्टेंस पता है, जो यहाँ दो
कोहेरेंट सोर्सेज और दोनों सोर्सेज के बीच में, स्लिट्स के बीच में, ये दोनों स्लिट्स के होल्स या स्लिट बोलते हैं इसको, इसके बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल डी मुझे वो पता है। क्लियर? तो व्हाट आई एम विद नाउ इज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आया मेरे पास, एक्स डी बाय स्मॉल डी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस एक्स डी बाय, ये इतना आ गया मेरे पास, ये आ गया पाथ डिफरेंस। ठीक, अब पाथ डिफरेंस पता लग गया हमारे को। पाथ डिफरेंस ही बताते हैं हमारे को कि मेरी जो वहां पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमा बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगी। क्लियर? तो अब इसके बाद यहां तक निकाल दिया मैंने। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करना है, we know path difference equal to n lambda where n is 0 1 2 up to so on। यही होता है। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, n लैम्डा के। तो यहां से हम अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल रख देंगे, सो x d by d इक्वल टू n लैम्डा, और यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, n लैम्डा d by स्मॉल d। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर x की वैल्यू मतलब सेंटर से अगर इस पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो कितने डिस्टेंस दूर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इतने डिस्टेंस दूर। ठीक है, सेंटर से p पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो अब अगर मैं n की वैल्यू 0 डालूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। n 0 डालूंगा तो x 0, मतलब सेंटर में कैसी फ्रिंज बन रही है, n 0 x 0, मतलब फ्रिंज 0 है, डिस्टेंस x 0 मतलब ये सेंटर आ गया। सेंटर पे कैसी फ्रिंज बन रही है, ये किसका है, ब्राइट फ्रिंज के लिए किया, मतलब सेंटर पे n 0 पे x 0 आ रहा है, मतलब सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और बननी भी चाहिए सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज। क्यों ब्राइट फ्रिंज बनेगी, क्योंकि सेंटर पे अगर हम बात करें, आपको एग्जाम में इतना ही डायग्राम बनाना है, मैं बता रहा हूं। अगर ये दो लाइट रे सेंटर में जाए, ये सेंटर में, तो यहां दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है, नहीं है, पाथ डिफरेंस 0 है। और जब पाथ डिफरेंस 0 है तो क्या होता है, पाथ डिफरेंस 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0, यहां पर x n की वैल्यू 0 डालेंगे, x 0, तो सेंटर पे क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज। याद रखना है, सेंटर पे क्या बनेगा हमारे पास, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, उसके बाद पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, अभी डार्क की बात नहीं कर रहे, अभी मैंने कंडीशन ली है ब्राइट फ्रिंज की। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो x क्या आएगा, लैम्डा d बाई d, मतलब इससे सेंटर से इतने डिस्टेंस दूर पे मेरे पास क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी जब n को 1 डाला। ऐसे ही जब n को 2 डालूंगा तो क्या होगा, 2 लैम्डा d बाई d, यहां पर बनेगी नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, मतलब पहली ब्राइट फ्रिंज यहां बनी, अगली वहां बनेगी। ठीक, और अगर n को यहां n डालूंगा तो क्या बनेगी, यही n लैम्डा d बाई d, मतलब मेरे पास पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज आ गया कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है, ये है। ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस इस डिस्टेंस पे बनेगी। n की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, तो n की वैल्यू जब मैं 0 1 2 3 4 डालूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी। क्लियर, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई n लैम्डा d बाई d। अब ये तो हो गया ब्राइट फ्रिंज का, अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल है तो ब्राइट फ्रिंज। अगर ये पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है तो मेरे पास क्या आ गया, ये मैं इसको यहां लिख देता हूं, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। अब इसको यूज करेंगे, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना आया, n लैम्डा d बाई d, यही आया मेरे पास ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। ठीक है, किसके लिए, ब्राइट के लिए। डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, डार्क फ्रिंज के लिए मेरे पास पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है। अब मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया वो मैंने बताया 2n + 1 लैम्डा बाई 2,
ये बताया वेयर n इज 0 1 2। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको कुछ बुक्स में ऐसा मिलेगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, बट यहाँ n कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, n जीरो नहीं हो सकता ना, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, n जीरो नहीं हो सकता है, पाथ डिफरेंस नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो यहाँ n 1 से स्टार्ट होगा। तो अब ये लिखो या ये लिखो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है n 0 से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है। क्लियर? तो ये अगर हम कौन सा लेके चले, सपोज मैं 2n माइनस ये 0 वाला लेके चलता हूँ क्योंकि वहां भी 0 से लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो इफ n, अब उसमें जो मेरे पास x की वैल्यू आई थी, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई थी d लैम्डा बाय d, ये आई थी x की वैल्यू, और दैट सॉरी पाथ डिफरेंस की वैल्यू, और ये पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए किसके इक्वल है 2n+1 लैम्डा बाय 2 के। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 सेकेंड, मेरे पास जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आई थी दैट इज x स्मॉल डी, सॉरी मैंने x स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, ये वैल्यू आई थी। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2n+1 बाय 2 लैम्डा डी बाय डी। क्लियर? x की वैल्यू होगी। सो ये क्या है मेरे पास, क्या बनी पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की पोजीशन बनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर इफ अब ये 2n+1 लिया तो मैं n को 0 से ले सकता हूं, इफ n इज 0, n को 0 डालूंगा तो पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी लैम्डा डी बाय डी। n को अगर मैं 0 डालूंगा तो पहली फ्रिंज कहां बनेगी n को 0 डालने पे लैम्डा डी बाय सॉरी 2d, ये 2 भी तो है नीचे, लैम्डा डी बाय 2d। क्लियर? इस पे बनेगी, मतलब सेंटर से पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, अब देखो सेंटर से पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनी थी लैम्डा डी बाय डी पे, और पहली डार्क फ्रिंज कहां बन रही है लैम्डा डी बाय 2d पे, मतलब इसके बीच में जो सेंटर में ब्राइट है, फिर यहाँ डार्क होगी, फिर यहाँ ब्राइट होगी, यही आ रहा है ना इससे n की वैल्यू 0 डालने पे, मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज n की वैल्यू 0 डालने पे कहां बना था ब्राइट फ्रिंज, तो यहाँ तो सेंट्रल फ्रिंज है, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनी थी लैम्डा डी बाय डी पे, और फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां बन रही है लैम्डा डी बाय 2d पे, मतलब यहां पर कहीं सेंटर में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे ही ऑपोजिट साइड में होगा। तो ये ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन रहे हैं। अगर n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा 3 लैम्डा डी बाय 2d। क्लियर? ऐसे ही कुछ भी डालो, n की वैल्यू n होगी तो क्या आएगा xn की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, xn की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 लैम्डा डी बाय 2d। तो मेरे पास ब्राइट फ्रिंज की भी पोजीशन आ गई, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कितनी आ गई 2n+1 लैम्डा डी बाय 2d, 2 स्मॉल d, 2n+1 लैम्डा डी बाय स्मॉल d, वेयर n इज फ्रॉम 0 1 2 अप टू n, और यहां भी n कहां से स्टार्ट है 0 1 2। बस यही गलती होती है, ये गलती मत करना, यहाँ 2n-1 लिखोगे तो n को 1 से स्टार्ट कर, सिंपल है। 2n-1 में n 1 डालोगे तो क्या आएगा लैम्डा बाय 2, मतलब यहाँ 2n-1 होगा तो यही चीज आएगी, बट वहां फर्स्ट क्या है n 1 से स्टार्ट है, 0 तो वहां डल ही नहीं सकता। क्लियर? तो मेरे पास ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन और डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई। क्लियर इतनी बात? ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन और डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई। तो ये इनिशियली यहां तक क्या है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। ये nth ब्राइट nth डार्क फ्रिंज, ये nth ब्राइट फ्रिंज। अब मेरे पास क्या आया, दोनों की पोजीशन आ गई, पर मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है फ्रिंज की विड्थ। मतलब क्या आ गया मेरे पास, अगर मैं यहां से ही आपको बताऊं, ये मेरे पास सेंटर में, ये डायग्राम तो आपने देख लिया, मेरे पास सेंटर में क्या आया, यहां सपोज मैं इसको ब्राइट से बना रहा हूं, ये ब्राइट फ्रिंज आई, फिर यहां ये डार्क आई, फिर यहां ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे ही इधर चलेगा। तो यहां मेरे पास क्या बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा। बट सेंट्रल कैसी फ्रिंज है, यहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये मैं ब्राइट से बना रहा हूं, इसको क्रॉस जो बनाया मैंने ब्राइट के लिए बनाया, ठीक है। मतलब सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर 0 है मिनिमम,
फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। अभी इंटेंसिटी का ग्राफ भी करते हैं, उससे पहले हमें क्या देखना है, फ्रिंज विड्थ। अब मुझे फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करनी है, क्लियर। फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करने के लिए, फ्रिंज विड्थ अगर आपसे पूछे कोई फ्रिंज विड्थ क्या होता है तो कैसे बताएंगे। सपोज आई विल टेल यू वन सेकेंड। सपोज ये मेरे पास 3 है, ये 3 मार्कर्स हैं, ठीक है। ये मेरी ब्राइट फ्रिंज है, सबसे ऊपर वाला, ये भी ब्राइट फ्रिंज है। अगर इन दोनों को माइनस कर दूं मैं, इस ब्राइट फ्रिंज में से इस ब्राइट फ्रिंज में, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, डार्क फ्रिंज आ जाएगा। सपोज ऑल्टरनेटिवली ये ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है। मुझे ब्राइट डार्क वाली की विड्थ निकालनी है, इसकी विड्थ निकालनी है। इसकी विड्थ कैसे निकालूंगा मैं, इसकी विड्थ, इससे इसको माइनस कर दूंगा, इसकी जो पोजीशन है और इसकी जो पोजीशन है उसको, मतलब 2 कंसेक्यूटिव वाले हैं, इनकी पोजीशन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इसकी विड्थ आ जाएगी ना, क्लियर, समझ रहे हो। जैसे मेरे पास यहीं से देखो, मुझे इसकी, ये जो ब्राइट फ्रिंज है, मुझे इसकी विड्थ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो डार्क फ्रिंज है, सपोज ये nth डार्क फ्रिंज है, और इससे एक पहले वाली ये n-1 डार्क फ्रिंज है, सपोज ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो इसकी विड्थ आ जाएगी ब्राइट की। ऐसे ही डार्क की चाहिए तो इस ब्राइट वाली में से इस ब्राइट वाली को माइनस कर दूंगा तो डार्क की आ जाएगी। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट में से ब्राइट को माइनस कर दो तो डार्क की फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव डार्क को माइनस कर दो तो ब्राइट की फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो हमारे को दोनों का पोजीशन तो पता है, ठीक। तो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, इट इज द सेपरेशन बिटवीन 2 consecutive bright और डार्क फ्रिंज, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन 2 consecutive ब्राइट और डार्क फ्रिंज, ये मेरे पास क्या आ गया, फ्रिंज विड्थ आ गया। दैट मीन्स सपोज आपको निकालना है विड्थ ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट है यही आता है डेरिवेशन, वो करके फिर आपको आखिरी में ये निकालना होगा, फ्रिंज विड्थ, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी कोई भी, तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 2 consecutive ब्राइट फ्रिंज, डिफरेंस ऑफ 2 मतलब सपोज nth ब्राइट फ्रिंज और उससे एक पहले वाली n-1th ब्राइट फ्रिंज, दोनों ब्राइट फ्रिंज को माइनस कर देंगे आसपास वाली, मतलब फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, मैं आपको n के टर्म्स में बता रहा हूं, ठीक। तो मेरे पास डार्क फ्रिंज आ जाएगा, या फिर आपको डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक फ्रिंज इसमें से, मतलब एक बार यहाँ n को n रखो, एक बार n-1, ऐसे ही इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज की। डार्क फ्रिंज की बात करें तो यहाँ ब्राइट फ्रिंज क्या है, n लैम्डा d/d, माइनस n की जगह क्या डालेंगे यहाँ n-1, दोनों ब्राइट को माइनस करना है, एक पहले वाली में से, मतलब जो बाद वाली है उसमें से पहले वाली माइनस कर देनी है, xn-1 लैम्डा d/d, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, n लैम्डा d/d माइनस n लैम्डा d/d प्लस लैम्डा d/d, कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आया, लैम्डा d/d। तो मेरे पास ये क्या आ गई, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, और इसको डिनोट करते हैं बीटा से, इसको विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज या फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज या फ्रिंज विड्थ। तो डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ आ गई मेरे पास, ये क्लियर। 2 ब्राइट फ्रिंज को n और n-1 को माइनस कर दिया। ऐसे ही मेरे को फ्रिंज विड्थ निकालनी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रिंज विड्थ निकालनी है मेरे को ब्राइट के फ्रिंज विड्थ। तो ये क्या होगा, xn-1, ठीक है। ये किसके लिए होगी, फॉर डार्क, दोनों डार्क को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, क्लियर। अब 2 डार्क कौन से हैं, यहां डालेंगे 2n+1 लैम्डा d/2d माइनस 2n की जगह n-1 प्लस 1/2d लैम्डा d, ये आ गया।
एक इसमें से पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, फिर इसके साथ, पहला और दूसरा ऐसे सेम माइनस हो जाएगा, और मेरे पास क्या आएगा, ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ भी जो आएगी दैट इज लैम्डा डी बाय डी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ ब्राइट की हो या डार्क की हो, फ्रिंज विड्थ क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। कितनी, लैम्डा डी बाय डी, सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर सब क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्रिंज विड्थ कितनी है, लैम्डा डी बाय डी, मतलब ये जो पैटर्न बने इसकी विड्थ कितनी है मेरे पास, लैम्डा डी बाय डी है। क्लियर, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ की मेरे पास क्या आ गई, डेरिवेशन आ गई। और फ्रिंज विड्थ कितना निकल के आया मेरे पास, इसको रब कर देते हैं, फ्रिंज विड्थ कितना निकल के आया मेरे पास, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर, एक और चीज आपसे कोई पूछे, जनरली कई बार क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, इंटेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो भी हमने सेंट्रल पॉइंट बनाया था सी, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाओ तो कैसा होगा, सेंटर पे कैसा बना था, इंटेंसिटी मैक्सिमम आई थी ब्राइट फ्रिंज, तो सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर उसके बाद दोनों तरफ मिनिमम इंटेंसिटी, ऊपर भी और नीचे भी मिनिमम इंटेंसिटी, फिर उसके बाद फिर ब्राइट फ्रिंज, यहां से भी फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, देन ब्राइट, देन डार्क, ऐसे ही आया था, ऐसे ही यहां भी चलता रहेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। क्लियर, समझ गए, तो कैसे ग्राफ आएगा, ग्राफ में क्या है, ये मेरे पास सेंट्रल फ्रिंज है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ये कैसी फ्रिंज है मेरे पास, जो इस सेंटर पे है, ब्राइट फ्रिंज है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर ये कैसी है, डार्क फ्रिंज है, मिनिमम इंटेंसिटी। फिर ये ब्राइट फ्रिंज है। अब ये कैसी ब्राइट फ्रिंज होगी, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी ना, सेंटर के बाद पहली ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, पहली मैक्सिमम इंटेंसिटी की, फिर इधर ये दूसरी, ऐसे ही ये पहली डार्क फ्रिंज, ये दूसरी डार्क फ्रिंज। तो इसको और इसको माइनस कर देंगे, तभी तो मेरे पास ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ गई ना, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आएगी ना, d2 माइनस d1, तभी करा था मैंने n माइनस n माइनस 1। क्लियर, तो ये भी आपसे ग्राफ पूछते हैं इंटेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर में। और मिनिमम जो डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी है वो क्या आई, आई मिनिमम की वैल्यू क्या आई, 0। क्लियर, आई मिनिमम की कितनी वैल्यू आई, 0। जनरली आई मैक्सिमम मतलब आई की वैल्यू क्या होती है, आई प्रोपोर्शनल होता है, मैंने आपको बताया था, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। सपोज दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, a प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर, 4 टाइम्स है। और मिनिमम कितना होगा इंटेंसिटी, मिनिमम क्या होगा, जब दोनों का एम्पलीट्यूड a माइनस बी, मिनिमम क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी, और मिनिमम क्या होगा, i मिनिमम a माइनस बी है तो i मैक्स है, ऐसे ही i मिनिमम कितना होता है a माइनस बी स्क्वायर, यही पढ़ा था। और दोनों का अगर सेम है एम्पलीट्यूड तो कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो k 4a स्क्वायर, और मिनिमम कितनी है 0, तो यहाँ 4ka स्क्वायर हो जाएगा, और i मिन कितना हो जाएगा 0। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आई अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो। मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में उसका रेशियो भी बताया था, आई मैक्स बाय आई मिन का, वो यही चीज होती है, ठीक है, a प्लस बी, और विड्थ स्लिट विड्थ से भी बताया था मैंने। आई मैक्स 4a स्क्वायर और आई मिन 0, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। यहाँ भी ऐसे ही है, ये d1 देन b1 देन d2 देन यहाँ बनेगा b2 फर्दर। क्लियर, तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये भी। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंटरफेरेंस है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। जो इंटरफेरेंस है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। इंटरफेरेंस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सपोज इंटरफेरेंस ना होता
तो मेरे पास टोटल इंटेंसिटी कितनी आती है, सपोज इंटरफेरेंस ना होता तो टोटल इंटेंसिटी दोनों वेव की, मतलब टोटल एवरेज इंटेंसिटी क्या आती है, एक फ्रिंज की एवरेज इंटेंसिटी और दूसरी फ्रिंज की एवरेज इंटेंसिटी, यही आती है ना। अब आप बोलोगे सर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इंटरफेरेंस जो तो जब होता है तो क्या होता है, ये डार्क फ्रिंज है सपोज, ये ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। तो अगर डार्क की इंटेंसिटी सपोज I1 है, कुछ कम है, तो ब्राइट की उतनी ही ज्यादा होती है, बट उसका एवरेज क्या रहता है, एवरेज जो ब्राइट और डार्क का रहता है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है ना। एवरेज जो ब्राइट और डार्क का रहता है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। इसलिए ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आई एवरेज कितना आया, ये a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही होगा अगर इंटरफेरेंस होगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2, दिस गेट्स कैंसल, ये ट्वाइस ट्वाइस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एवरेज दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया इंटरफेरेंस में एवरेज। और अगर इंटरफेरेंस ना होता तो भी तो यही आ रहा था, ये तो इंटरफेरेंस जब हुआ, इंटरफेरेंस ना होता तो क्या होता, इंटरफेरेंस ना होता तो मेरे पास एवरेज क्या होता, सपोज इंटरफेरेंस ना होने पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखता है तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज यही आएगा, इंटेंसिटी फर्स्ट वन की कितनी है a स्क्वायर और सेकंड की कितनी है b स्क्वायर, तो एवरेज इंटेंसिटी सेम आई। मतलब इंटरफेरेंस होने पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि ये डार्क, आप बोलोगे सर ये तो डार्क है, यहाँ तो एनर्जी है ही नहीं लाइट की, बट सारी की सारी उतनी एनर्जी ब्राइट में चलेगी, सच दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो एक ये भी छोटी सी चीज है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। सो अब मेरे पास एक और चीज, क्या, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसके ऊपर और कुछ सिंपल क्वेश्चंस। अगर व्हाइट लाइट यूज करें हम, जो मैंने बोला मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करते हैं हम इंटरफेरेंस के लिए, एक वेवलेंथ की लाइट, बट व्हाइट लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट में तो सारे कलर्स हैं, हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, तो वो अपने हिसाब से इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, ठीक है। जब सारे कलर्स अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे तो रिजल्टेंट सेंटर पे क्या मिलेगा, सारे कलर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, तो सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेगी, सेंट्रल फ्रिंज बनेगी व्हाइट, ठीक। तो याद रखना है ये सेंट्रल फ्रिंज मेरे पास कैसी आएगी, व्हाइट। क्यों, क्योंकि सारे कलर्स अपनी वेवलेंथ के सब मिक्सअप हो जाएंगे, और वो व्हाइट फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट के बाद अब वायलेट, विद ग्योर के हिसाब से वायलेट की वेवलेंथ कम है तो वायलेट सबसे पहले आएगा, यहां वायलेट आएगा, और सबसे आखिरी में यहां रेड आएगा। ऐसे ही इसके इधर वायलेट होगा, सेंटर के इधर ये सेंटर है, और सबसे दूर क्या होगा, रेड होगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है दूर। और उसके बाद भी क्या होंगे, पूरा विद ग्योर सारे कलर्स की फ्रिंजेस बनेगी, बट थोड़ी दूर जाने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाता है, पूरा व्हाइट से स्क्रीन दिखती है, क्योंकि सारे कलर्स ओवरलैप कर जाते हैं। तो जनरली ये पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है एक ही वेवलेंथ की लाइट, रेड लाइट या येलो लाइट या ब्लू लाइट, कुछ भी यूज हो, बट अगर व्हाइट लाइट यूज होगी तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज नहीं बनती, व्हाइट फ्रिंज बनती है, और दोनों तरफ कलर्ड पैटर्न बनता है। कलर्ड पैटर्न में वायलेट क्या आएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, वायलेट की वेवलेंथ कम है रेड से, तो वायलेट पास आएगा और रेड दूर आएगा। क्लियर, ये आपसे पूछते हैं। और ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर जो ये स्लिट थी और ये इसके बीच में डिस्टेंस कितना था, d था, इस सोर्स में और इनमें d डिस्टेंस था, अगर इसको इंक्रीज कर दें डिस्टेंस को स्क्रीन के, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, d बढ़ जाएगा। ये है, अगर बोलेंगे ये d कम कर दें, ये डिस्टेंस कम कर दें, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर इसको बढ़ा दें तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूला बेस कर सकते हो। एक चीज जो सीबीएसई में आती है जनरली वो आएगा, इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर, then what is
द इफेक्ट ऑन बीटा। बोलेंगे अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको वाटर में डिप कर दूं पूरे, तो फ्रिंज, पहली बात तो बोलेंगे इंटरफेरेंस होगा इंटरफेरेंस, ठीक है ना। पहले तो ये पूछेंगे इंटरफेरेंस होगा, तो यस इंटरफेरेंस इज देयर, इंटरफेरेंस होगा, क्लियर। दूसरी चीज ये पूछेंगे तो क्या विड्थ पे कुछ फर्क पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों, ये देखो ये तो सेम रहेगा, पानी में जाने से इसका तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट ये लैम्डा, पानी में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें पता है लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो नया वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, म्यू टाइम्स होगा पुराने वेवलेंथ के, म्यू टाइम्स होगा पुराने वेवलेंथ के। तो वाटर में जाने में क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है एयर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाटर में डिप करने से वेवलेंथ कम हो जाएगी, नई वाली जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब वाटर में डिप करने से फ्रिंज विड्थ जो है मेरे पास क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, क्योंकि म्यू ज्यादा होगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब अगर मैं किसी भी फ्रिंज की विड्थ, ये फ्रिंज की विड्थ है, अगर मैं इसको एंगल की टर्म्स में बताऊं तो उसको बोलते हैं हम, छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं इसलिए करा रहा हूं, एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ क्या होता है, सपोज मेरे पास यही जो विड्थ बनी यहां पर, ये सपोज ये फ्रिंज बनी, तो ये एंगल, ये कितना था, यहां पर ये विड्थ है सपोज बीटा, और ये कितना है डी, तो यहां पर एंगुलर विड्थ होता है, एंगुलर विड्थ इज, थीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है ना। बीटा बाय डी होता है एंगुलर विड्थ थीटा, और एंगुलर विड्थ अगर बीटा बाय डी करूंगा तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय डी। एंगल की टर्म्स में अगर विड्थ बताएं तो उसको एंगुलर विड्थ बोलते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी, सॉरी स्मॉल डी, लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो एंगुलर विड्थ की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्क्रीन और सोर्स मैंने दूर कर दिए, तो एंगुलर विड्थ चेंज होगी, चेंज ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये तो कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऐसे फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, आप किसी भी बुक में पढ़ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको जनरली फ्रिंज विड्थ पे दिए होते हैं, और भी बहुत सारे इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है जनरली मैं आपको वो बता रहा हूं। एक चीज और आपसे ये पूछ सकते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हाउ यू कैन फाइंड द वेवलेंथ। आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। क्यों, सपोज मैंने कोई सोडियम लैंप लिया, ठीक है, मुझे उसकी वेवलेंथ नहीं पता सोडियम लैंप की, मेरे पास स्क्रीन पे फ्रिंज विड्थ आ गई, ठीक, तो अगर मुझे विड्थ पता है फ्रिंज की, मुझे डिस्टेंस पता है दोनों का, इसका स्मॉल डी और कैपिटल डी पता, तो मैं लैम्डा निकाल सकता हूं ना। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, क्लियर, इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन, ये एंगुलर विड्थ, ये वाला क्वेश्चन, एवरीथिंग इन दिस lecture is so important. So important means 100% the question will come from this topic in CBSE exam. So this is all about today. Thank you.